तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है महेंद्र नाम के एक यंग मैन से जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। महेंद्र को अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाके काम को सुपरवाइज करना होता था। उसे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जैसा कि उसे कार्यालय से ऑर्डर मिलता था। वह कुंवारा था और जहां भी उसे भेजा जाता वहां के हालात में बहुत जल्दी ढल जाता था। महेंद्र का एक हेल्पर कुक था जिसका नाम ईश्वरन था। महेंद्र की जहां भी पोस्टिंग होती ईश्वरन उसके साथ ही जाता था। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, कपड़े धोता और रात में महेंद्र से बातें किया करता था। वो महेंद्र को कहानियां भी सुनाया करता था। ईश्वरन की एक खासियत थी कि वह सब्जियां और पकाने की वस्तुएं न जाने कहां से पैदा कर लेता था। किसी सुनसान जगह जहां मीलों तक कोई सब्जी की दुकान ना हो, लेकिन ईश्वरन सब्जी उपलब्ध करके 1 या आधे घंटे में सब्जियों से स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर देता था। महेंद्र कुछ खाने के बाद सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था। महेंद्र के चले जाने के बाद ईश्वरन छप्पर को संवारता था, कपड़े धोता और बाद में प्रार्थना करते हुए स्नान करता। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सुस्ताने के लिए वह तमिल की कोई पॉपुलर थ्रिलर बुक उठाता था। ईश्वरन को सस्पेंस कहानियां पढ़ने और सुनाने का बहुत शौक था। उसकी कहानियों में अक्सर सस्पेंस छुपा हुआ होता था। ईश्वरन छोटे से छोटे इंसिडेंट को बड़े ही अलग तरीके से एक्सप्लेन करता था। उसमें इतना सस्पेंस डाल देता और उसकी स्टोरी एंडिंग अलग अलग सरप्राइजेस से भरी होती थी। ईश्वरन की अपनी स्टोरी भी तमिल लेखकों से प्रभावित होती थी। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक हाथी की कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनानी शुरू की। जहां से मैं आया हूं वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर घना लकड़ियों का जंगल है। लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। जब वे मस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रण में नहीं ला सकते। एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के मैदान में से बच निकला और झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता और शाखाओं को मन मर्जी से तोड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा। ईश्वरन अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर मस्त हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लगा। वह अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता, हाथी हमारे नगर के बाहर पहुंच गया। वह चार दीवारी को ऐसे तोड़ रहा था मानो माचिस की तिल्लियां हों। वह मुख्य सड़क पर आ गया और फल, मिट्टी के बर्तन व कपड़ों की दुकानों को उसने तोड़ डाला। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हाथी अब स्कूल के प्रांगण में प्रवेश कर जहां बच्चे खेल रहे थे, ईंटों की चार दीवारी भी तोड़ने लगा। सभी लड़के कक्षाओं में भाग गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। हाथी चिंघाड़ता हुआ घूम रहा था। फुटबॉल के गोल के खंभे, वॉलीबॉल के जाल उखाड़कर फेंक डाले, पानी का ड्रम ठोकर मारकर चपटा बना दिया और सभी झाड़ियां उखाड़ डाली। इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल इमारत की छत पर चढ़ गए। वहां से बेबस होकर सब इस दृश्य को देख रहे थे। नीचे एक भी व्यक्ति ना था। गलियां खाली थी, मानो वहां के वासी अचानक लुप्त हो गए हों। मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था। छत से सारा ड्रामा देख रहा था। मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी ली और मैं सीढ़ियों से उतरकर प्रांगण में आ गया। हाथी चिंघाड़ता और वृक्ष की एक शाखा मुझे डराने के लिए हिलाने लगा। उसने अपनी सूंड में उस शाखा को दबा रखा था। उसके बाद उसने अपना पांव जोर से धरती पर मारा, जिससे बहुत सी कीचड़ और धूल उड़ी। उसे देखकर डर लग रहा था, परंतु मैं धीरे से हाथ में डंडा लिए उसकी ओर बढ़ा। लोग सम्मोहित हुए। आसपास की छतों से ये दृश्य देख रहे थे। हाथी ने गुस्से में मुझे देखा और मेरी तरफ दौड़ा। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई व जोर से चिंगाड़ा। उसी क्षण मैं उसकी ओर बढ़ा तथा पूरी शक्ति से उसके तीखे नाखून पर जोर से डंडा मारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो हाथी को मूर्छा आ गई। तब उसे पूरे शरीर में कपकपी होने लगी और वो लुढ़क गया। यहाँ पहुंचकर ईश्वरन ने कहानी को आधे में छोड़ दिया और खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं मेज जलाने व खाना गर्म करने के पश्चात आऊंगा। महेंद्र जो कहानी को बड़े मग्न से सुन रहा था वह अधर में ही रह गया। जब वह लौटा, ईश्वरन अपनी कहानी के आते ही आरंभ करने लगा। महेंद्र उसे याद दिलाता कि निष्कर्ष अभी भी बाकी है। तब ईश्वरन कहता, हाथी का उपचार कराने के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया तथा 2 दिन पश्चात उसका महावत आकर उसे जंगल में ले गया। महेंद्र ने उससे पूछा, अच्छा ईश्वरन, आप ये बताओ कि आपने हाथी को गिराया कैसे? इसका संबंध जापानी कराटे से था। ईश्वरन ने उत्तर दिया, मैं ऐसा सोचता हूँ श्रीमान जी, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था।
इससे नाड़ी तंत्र अस्थायी रूप से शिथिल हो जाता है। कोई भी दिन ईश्वरन की रोमांचक कहानी सुनाए बिना ना बीतता था, चाहे कहानी विश्वास करने योग्य हो या ना। लेकिन महेंद्र को इसे सुनकर बड़ा ही आनंद आता, क्यों क्योंकि कहानी सुनाने का ढंग बहुत ही निराला होता था। महेंद्र को ईश्वरन के कारण अपने कमरे में कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं आज रात कोई विशेष पकवान बनाऊं श्रीमान जी? आज का दिन बहुत शुभ है। परंपराओं के अनुसार आज हमने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान पकाते हैं। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की पकवान की प्रशंसा की। ईश्वरन बड़ा खुश था, परंतु अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। क्या आप जानते हैं श्रीमान जी, जहां पे आप इस समय काम कर रहे हैं, ये क्षेत्र किसी समय कब्रिस्तान था, उसने कहना शुरू किया। महेंद्र बढ़िया भोजन करने के पश्चात विचारों में डूब गया। यह सुनकर उसे एकदम से झटका लगा। आगे ईश्वरन कहता गया, मैं तो पहले दिन से ही जानता था। जब मैंने रास्ते में बहुत सारी खोपड़ियां व हड्डियां पड़ी देखी, उसने सुनाना जारी रखा कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं। मैं इनसे डरता नहीं, क्योंकि मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ। परंतु एक भयानक स्त्री का भूत पूर्णमासी की आधी रात को दिखाई देता है। ये बड़ी ही कुरूप स्त्री है। उलझे हुए बाल और चेहरे पर झुर्रियां कंकाल के समान अपनी भुजाओं में भ्रूण उठाए हुए होती है। दोस्तों, यहाँ पे भ्रूण उस बच्चे को कहते हैं जो गर्भ में पल रहा होता है। महेंद्र इस वर्णन को सुनकर कांप उठा और आवेश में आकर उसने ईश्वरन को टोका, आप पागल हो? भूत प्रेत कोई चीज नहीं होती, ये सब आपकी कल्पना मात्र है। आपका हाजमा ठीक नहीं हो सकता, आपका दिमाग भी खराब है, आप बकवास कर रहे हो। अब वह सोने के लिए चला गया। वह विचार कर रहा था कि ईश्वरन 2-3 दिन तक तो दुखी रहेगा, परंतु अगले दिन उसे ईश्वरन को देखकर हैरानी हुई कि वह पहले जैसा प्रसन्न व बातूनी था। उस दिन से महेंद्र को सोते समय बिस्तर पर बेचैनी रहने लगी। हर रात वह अपने कमरे के पास वाली खिड़की में बाहर अंधेरे में झांकता था, ये देखने के लिए कि आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही। परंतु अंधेरे में उसे दूर फैक्ट्रियों की टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई पड़ती थी। हर एक रात वह ये देखने के लिए कि कोई गति तो नहीं है, अंधेरे में घूरकर देखता। पूर्ण चांदनी रातों को वह हमेशा आकाश की प्रशंसा करना पसंद करता था, परंतु ईश्वरन की कहानी के पश्चात वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था। एक रात महेंद्र की नींद खिड़की के पास करहाने की आवाज को सुनकर खुली। पहले तो उसने ये समझा कि कोई बिल्ली घूम रही है, परंतु यह आवाज मनुष्य के गले से आती प्रतीत होती थी। उसे बाहर झांकने की जिज्ञासा हुई, परंतु वह डरता था कि कहीं कोई भयानक दृश्य ना हो। परंतु आवाज ऊंची होती गई और यह साफ था कि वह बिल्ली नहीं थी। वह अपनी जिज्ञासा को रोक न सका। उसने खिड़की के पास बैठकर बाहर देखा। उसने एक अंधेरी धुंधली आकृति देखी। उसने एक बंडल पकड़ रखा था। ये देखते ही उसको पसीने आ गए और वो हांफने लगा। जब वह प्रातः उठा, नहाया और नाश्ता करके अपने कमरे से बाहर आया तो उसके मन से रात वाली घटना निकल चुकी थी। ईश्वरन ने उसको दोपहर के भोजन का पैकेट व थैला पकड़ाया, फिर हंसकर कहा, श्रीमान जी, उस दिन को याद कीजिए जब मैंने आपको स्त्री भूत की बात बताई थी, जो अपनी गोद में भ्रूण लिए हुए थी। जब मैं आपको बता रहा था तो आपने मेरी कल्पना के मात्र से निकला हुआ एक भ्रम कहते हुए मुझे डांटा था, लेकिन आपने भी पिछली रात उसे देख लिया। जब मैंने आपके कमरे में आवाज आते सुनी तो मैं दौड़कर आया था। महेंद्र को कपकपी सी हुई। अगले दिन उसने ऑफिस में अपना त्यागपत्र देने व भूतों वाले स्थान को छोड़ने का निश्चय किया। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।